चलिए अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। पिछले क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन था वो लिखवा दिया, समझाना बाकी रह गया। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दो टाइप था, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लिखवाए हैं वैसे केमिकल सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाता है, और जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करते हैं उन्हें ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, वो कैसे बनता है, उसके बारे में भी लिखवाए हैं कि जब बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट को पोलैरीमीटर से पास कराते हैं तब प्लेन पोलराइज लाइट बनता है। पोलैरीमीटर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आप माइक्रोस्कोप देखते हैं ना, तो माइक्रोस्कोप के कंपेरिजन में इसका लेंथ थोड़ा लंबा होता है। वहां पर से अगर हम लोग नॉर्मल लाइट को पास कराते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, अब फिर एक और नया वर्ड आ गया मोनोक्रोमेटिक। ये कौन सा लाइट होता है? नॉर्मल लाइट तो व्हाइट लाइट कहा जाता है, मोनो का मतलब सिंगल होता है और क्रोमा का मतलब कलर होता है। तो अगर किसी एक कलर ऑफ लाइट का आप इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें मोनोक्रोमेटिक लाइट कहा जाता है। जैसे अगर आप रेड कलर यूज कर रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं जो रेड कलर इमिट कर रहा है तो उसको मोनोक्रोमेटिक कहा जाएगा। येलो कलर अगर इमिट कर रहा है तो मोनोक्रोमेटिक कहा जाएगा। तो अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर में परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट है। आइए, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। जब इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को पोलैरीमीटर से पास कराते हैं, पोलैरीमीटर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो प्रिज्म लगे होते हैं इस तरीके से। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि अगर किसी एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो डिस्पर्स कर जाता है, और फिर जब इस तरह से इन्वर्टेड दूसरे प्रिज्म से पास कराते हैं तो फिर कन्वर्ज कर जाता है। यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब पास कराते हैं इस तरह के अरेंजमेंट से, यानी पोलैरीमीटर से, इस इंस्ट्रूमेंट को पोलैरीमीटर कहा जाता है। पोलैरीमीटर, देन वी गेट प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइट आएगा, यानी कि जब व्यू करेंगे, जैसे यहाँ बल्ब को हम देखेंगे तो बल्ब जो है लाइट जो चारों तरफ निकल रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से। और जब पोलैरीमीटर से इसको व्यू करेंगे तो एक लाइटेड लाइन जैसा दिखाई देगा। इस लाइटेड लाइन को हम एडजस्ट करते हैं। पोलैरीमीटर में भी डिग्री बना हुआ होता है, यानी टोटल 360 डिग्री है, उसको एडजस्ट करके 0 डिग्री पर लाया जाता है। अब इसके बाद में उस केमिकल सब्सटेंस को जिन्हें टेस्ट करके आपको बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसका सॉल्यूशन डालते हैं पोलैरीमीटर में। एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब के अंदर में डालते हैं और फिर इंसर्ट करके व्यू करते हैं। ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट हो गया जो वहां बन चुका है ऑलरेडी। और केमिकल सब्सटेंस को डालें, और डालने के बाद में अगर केमिकल सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाया, जैसे था वैसे ही रह गया, तब इसे कहा जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन वैसे केमिकल सब्सटेंस जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव। इन्हें कहा जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। और जब रोटेट कर सकते हैं तो कहां कहां रोटेट कर सकते हैं? यह है लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, जहां पहले था। या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा या तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। यहां अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तब इन्हें कहा जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तब इन्हें कहा जाएगा लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। तो अगर इंस्ट्रूमेंट दिया रहे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर से सबसे पहले जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट फॉर्म करेंगे। जनरली यूज किया जाता है, जनरली यूज करते हैं हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट के सोर्स के रूप में सोडियम लैंप का।
सोडियम लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम लैंप आप देखे होंगे स्ट्रीट लाइट, जो पिंक कलर का लाइट देता है, रेडिश कलर का लाइट देता है, उसको सोडियम लैंप कहा जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से तो सोर्स ऑफ लैंप वहाँ लगा हुआ है, यहाँ पोलैरिमीटर से इसको व्यू करेंगे। पोलैरिमीटर से व्यू करने पर अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो एडजस्ट करके इसको जीरो पर ले आए। अब केमिकल सब्सटेंस डाल करके फिर व्यू करेंगे, अगर वो उसी जगह पर रह गया डालने के बाद में भी तो इसका मतलब वो सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर गया तो ऑप्टिकली एक्टिव, अगर क्लॉकवाइज में है तो डेक्स्ट्रो और एंटी क्लॉकवाइज में है तो लीवो रोटेटरी। फिर कहता है कि ये तो आप इंस्ट्रूमेंट देंगे तब हम पता कर पाएंगे, अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा तब हम कैसे पता करेंगे। तब उस कंडीशन में देखते हैं कि वो मिरर इमेज कौन सा बनाता है, सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या है इसको समझाने का कोशिश करते हैं। कुछ ज्योमेट्रिकल शेप ले लेते हैं, जैसे ये ज्योमेट्रिकल शेप है, स्फेरिकल शेप है, इस जगह पर मिरर, अब इनका मिरर इमेज बनेगा। उसी तरह से एक ज्योमेट्रिकल शेप ये, और यहां पर इनका मिरर, दोनों का इमेज बनाना है हम लोग, यहां इमेज बनाना है। स्फेरिकल है तो इनका इमेज ऐसे बनेगा, और इनका इमेज बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसे बनेगा इमेज। अब हमें पता करना है कि ये सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे इसे यहां से उठाकर इसको अपने इमेज पर डालते हैं। अगर ये अपनी इमेज को पूरी तरह से कवर कर ले, ढक ले, तो उसको सुपर इम्पोजेबल कहा जाएगा, और अगर पूरी तरह से नहीं ढके तो उसे नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो बताओ क्या लग रहा है आपको, सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपर? सुपर इम्पोजेबल, यानी कि अपने इमेज को पूरी तरह से कवर अप कर ले रहा है। दूसरे में इसको देखते हैं, बताओ तो कवर कर रहा है। ये साइज छोटा बड़ा है वो अलग बात है, लेकिन ये वाला पार्ट जो कवर अप नहीं करेगा, यानी कि ये क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो उसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखें और अगर वो ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला केमिकल सब्सटेंस का सुपर इम्पोजेबल है तो इसका मतलब दोनों एक ही केमिकल सब्सटेंस, तो वो आइसोमर्स नहीं। और अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना है सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन किया, और जहां सुपर इम्पोजेबल होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेंगे। और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिसमें से एक डेक्सोरोटेटरी और दूसरा लीवोरोटेटरी। ये ऑप्टिकली एक्टिव और दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जहां ज्योमेट्री 6 हो वहां आइडेंटिफाई करना है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जैसे हम लोग लेकर चल रहे हैं CO, Cl2, En2 और 3+। बताओ तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना है? क्लोरीन का 1/2, En का 2/2, वैल्यू कितना होगा? ज्योमेट्री कैसा आ जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़े हम लोग सिस एंड ट्रांस, तो इसके दो आइसोमर्स बना देते हैं, एक सिस और दूसरा ट्रांस। सिस में मोनोडिंटेट लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर होता है, और ट्रांस में मोनोडिंटेट लिगेंड डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर होता है। यहां Cl और यहां Cl। बताओ ये सिस है या ट्रांस है? ये सिस फॉर्म बना। En बाइडेंटेट लिगेंड है
इसलिए EN दो पोजीशन को टच करेगा। याद आ रहा है? यहाँ EN और इनके ऊपर में 3+, इन्हें बनाते हैं Cl Cl En और ये भी En, इनके ऊपर में 3+। अब ये देखना है कि इनमें से कौन अपने मिरर इमेज का सुपर इम्पोजेबल है और कौन अपने मिरर इमेज का नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब जब मिरर इमेज बनाएंगे तो लेटर का मिरर इमेज नहीं बनाओगे, सिर्फ पोजीशन का मिरर इमेज, क्योंकि एटम तो स्फेरिकल होता है, चाहे वो क्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो, तो सिर्फ उसके पोजीशन का बना। तो यहाँ कोबाल्ट है तो यहाँ कोबाल्ट लिख दिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, यहाँ ऑक्टाहेड्रल। इस जगह पर Cl है तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, इस Cl का इमेज यहाँ बनेगा, इस कॉर्नर पर En है तो इसका इमेज इस कॉर्नर पर बनेगा En, यहाँ En है तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। इनके ऊपर में कौन सा चार्ज? 3+। इसका भी मिरर इमेज बनाते हैं, यहाँ CO Cl Cl En और यहाँ En। ये 3+। अब हमें ये देखना है कि ये सुपर इम्पोजेबल है या फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। जैसे बताए थे उसी तरीके से आप इमेजिन करोगे, थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं ताकि लिखे वहां पर सुपर इम्पोजेबल और नॉन। बताओ पहले वाले का, ये सुपर इम्पोजेबल होगा या नॉन सुपर इम्पोजेबल? नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी यहाँ ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, इम्पोजेबल। और चूंकि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है इसलिए ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि इसमें से एक डेक्स्ट्रो बन जाएगा और दूसरा लीवो बन जाएगा। इसे देखो, ये सुपर इम्पोजेबल होगा या नॉन सुपर? सुपर इम्पोजेबल, बिल्कुल एक दूसरे को के ऊपर में एक कवर कर लेगा, यानी कि यहां पर ये आ गया सुपर इम्पोजेबल, इम्पोजेबल। और जो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करेगा वो आ जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो क्वेश्चन आपके लेवल में है वाई ट्रांसफॉर्म, यहाँ जैसे वो सिस था, इस फॉर्म को क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांस, ये ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं, और सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है। अब ये जो डायग्राम बनाए हैं उसको आप लिख लीजिए। ट्रांस का हम यहाँ पर बनाए तो ये सुपर इम्पोजेबल है, अगर इस Cl को यहाँ और यहाँ कर देंगे तो वो भी तो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? क्योंकि सिस और ट्रांस का आप याद करो बहुत सारे पोजीशन बन सकते हैं। तो एक चीज याद रखना, सिस के जितने भी फॉर्म हैं उन सब का सब स्ट्रक्चर जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल ही बनता है, जबकि ट्रांस का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है कि आपको सुपर इम्पोजेबल। तो अगर एक भी स्ट्रक्चर सुपर इम्पोजेबल हो गया तो वो फॉर्म को ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाता है। जैसे हम लोग आर्मी में देखते हैं कि मेडिकली फिट और मेडिकली अनफिट, उसके लिए जो सारा पैरामीटर हम लोग चेक करते हैं तो सब जगह पर टिक 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 लगना चाहिए, तभी वो मेडिकली फिट होगा। अगर कहीं पर भी एक जगह पर भी क्रॉस अगर लगा हुआ है तब उसे मेडिकली अनफिट कंसिडर किया जाता है। तो वैसे अगर एक भी स्ट्रक्चर सुपर इम्पोजेबल हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और अगर सारे स्ट्रक्चर उनके नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। देखो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक क्वेश्चन ये लिखवाए हैं क्या कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्यों नहीं पॉसिबल है?
वो लिखवा दिए। तो ये छूट गया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये पार्ट लिखा है, तो इसको कंप्लीट करवा दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखे नेक्स्ट टॉपिक, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थोड़ा सा सुन लो, उसके बाद में फिर लिखवा देते हैं कि कंपाउंड कलर्ड क्यों होगा या फिर कलरलेस क्यों होगा उसके बारे में। जैसे फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, अंडर 10th क्लास तक में भी पढ़े होंगे कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट का होना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा कर रिफ्लेक्ट करता है और फिर हमारे रेटिना तक पहुंचता है और फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट कलर्ड दिखेगा या कलरलेस दिखेगा, व्हाइट दिखेगा या ब्लैक दिखेगा, ये डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस कौन सा है। जैसे जनरली व्हाइट लाइट को कॉम्बिनेशन ऑफ कलर का जाता है, यानी कि 7 कलर का वो वहां से पास करेगा व्हाइट लाइट। अब अगर सारे के सारे रेडिएशंस किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए, यानी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो ब्लैक दिखेगा, यानी ब्लैक सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर सारा रेडिएशन से रिफ्लेक्ट कर दिया गया तो व्हाइट दिखेगा, और अगर कुछ पार्ट एब्जॉर्ब किया गया और कुछ रिफ्लेक्ट किया, तब उस कंडीशन में वो सब्सटेंस कैसा दिखेगा? कलर्ड दिखेगा, यानी कि तब वहां पर वो कलर होता है। कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि जो एब्जॉर्ब किया और जो रिफ्लेक्ट किया, तो जो एब्जॉर्ब किया उसका कलर तो दिखेगा ही नहीं। जैसे अगर लीफ का कलर ग्रीन है, इसका मतलब ये हो कि वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ग्रीन कलर को उसने क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। कई बार में होता है कि 2 कलर को एब्जॉर्ब किया है, बाकी के 5 कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कहीं कहीं पर हो सकता है कि 4 कलर को एब्जॉर्ब किया, 3 कलर को रिफ्लेक्ट किया, तब उस ऑब्जेक्ट का कलर कौन सा दिखाई देगा? वो उनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोग ड्राइंग वगैरह भी बनाते थे तो याद करो, व्हाइट पेंट है, रेड पेंट है, दोनों को थोड़ा सा मिला दिए, मिक्स कर दिए, तब वो किस कलर का हो जाता था? पिंक कलर का हो जाता था, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया, यानी व्हाइट और रेड के कॉम्बिनेशन से। तो अलग अलग कलर से अभी तो आप देखते हो कि प्राइमरी में 7 कलर ही होता है, और भी उस 7 को छोड़ दो, हम लोग कलर प्रिंटेड यूज करते हैं, 4 ही कलर यूज करते हैं ना, सियान, येलो, मैजेंटा और ब्लैक, ठीक है, और सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर वहाँ पर फॉर्म हो जाता है। आप जाते हैं पेंट वाले दुकान में, तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही डिफरेंट शेड्स का फॉर्मेशन करता है। वो आपको शेड्स दिखाएगा कि हाँ देखिए कौन सा वो आपको कलर चाहिए। अब आप उसके अनुसार से, अपनी इच्छा के अनुसार से बता सकते हैं ये कलर है। आप कहेंगे नहीं इसमें हमको थोड़ा सा और ग्रीनिश चाहिए, ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर ग्रीनिश बना करके दिखाएगा, ठीक है, यानी कि इसमें ग्रीन कलर जो है बढ़ा रहा है, नहीं ठीक है, अब ठीक है। अब ऐसा कीजिए इसमें थोड़ा सा येलोइश चाहिए, तो फिर वो सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट करेगा येलो, अब इसमें थोड़ा सा येलोइश अपीयरेंस। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे वो ओके करेगा, अब उसका सॉफ्टवेयर जो है वो पिगमेंट डालेगा पेंट में, यानी बेस जो है व्हाइट कलर का ही होता है, और उसमें वो आने के बाद में वो कलर शो करता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं फिर से कॉम्प्लेक्स में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अधिकांश कलर्ड होते हैं। रीजन उसके पीछे में ये है कि जब व्हाइट लाइट स्ट्राइक करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, तो सीएफटी के अनुसार से जो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल बना हुआ था, उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं। जब लोअर से हायर में जंप करेंगे, इसका मतलब उसको कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए, तो जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है वो कलर शो करेगा। कलरलेस किस कंडीशन में हो सकता है? पहला कंडीशन ये हो गया कि अगर डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, यानी कि डी का 0 हो गया। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कौन एनर्जी लेकर के जंप करेगा? या तो फिर D10 हो गया। तो D10 के केस में सारा का सारा ऑर्बिटल क्या है? फील्ड है, भरा हुआ है, तब वहां पर कोई जगह ही नहीं बचा है कि लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? हायर एनर्जी में। और एक तीसरा कंडीशन ये है कि ये डी ऑर्बिटल के 2 सेट का फॉर्मेशन ही नहीं। अब ये 2 सेट का फॉर्मेशन कहाँ नहीं हो सकता है? अगर लिगेंड नहीं हो,
क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताता है कि लिगेंड के प्रेजेंस में ही डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है, और अगर लिगेंड को हम एब्सेंट कर दें तो वहां पर वो डी का 5 ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होगा, ग्राउंड स्टेट में ही रह जाएगा, और जब सेम एनर्जी लेवल वाले हैं तो वहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी रिलीज करेगा। क्या क्या कंडीशन बताया कि कलरलेस हो सकता है? अगर डी 0 और डी 10 रहा तब उस कंडीशन में कैसा होगा? कलरलेस। कलरलेस। और अगर D1 से लेकर D9 तक कॉन्फ़िगरेशन हो तब इस कंडीशन में ये कैसा दिखेगा? कलर्ड। ये कलर्ड दिखेगा। अब लिगेंड वाला एक एग्जांपल यहाँ डिस्कस करते हैं, सब लिखवा देंगे हम, यहाँ समझो। जैसे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के बारे में पढ़े होंगे आप, CuSO4.5H2O, इसे ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, ये ब्लू कलर का होता है। इसी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को अगर आप हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में या किसी कंटेनर में, चाइना डिश में या स्पून में, तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है। नीचे क्लास में बच्चों को एक्टिविटी करके दिखाया जाता है। यहाँ इसका जो ब्लू कलर है वो इस वाटर की वजह से, लेकिन गर्म करने पर ये व्हाइट हो गया। अब बच्चे के दिमाग में ये नहीं आएगा कि वाटर की वजह से ही ब्लू कलर कैसे आ जाएगा। वाटर तो जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। अब वो जो व्हाइट है उसमें एक ड्रॉप वाटर डालिए, जैसे ही आप पानी डालेंगे एक बूंद, फिर से वो व्हाइट जो है ब्लू हो जाएगा। तो अब समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ब्लू कलर किसकी वजह से है? वाटर की वजह से है। जब हम हीट किए तो यहाँ से वाटर बाहर निकल गया, तो जब वाटर बाहर निकल गया तो सिर्फ वो बचा रह गया CuSO4, और ये CuSO4 का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। अब यहाँ इस जगह पर रीजन में आ जाते हैं कि क्यों ये कलरलेस हो गया, व्हाइट क्यों हो गया। व्हाइट को कलरलेस में ही काउंट किया जाता है। कलर्ड कहने का मतलब सातों में से कोई रंग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में से, और अगर वो नहीं है इनमें से कोई एक तब उसे व्हाइट कहा जाएगा, तो ये भी कलरलेस होता है। हमारे दिमाग में आता है कि कलरलेस का मतलब ट्रांसपेरेंट, कि पानी कलरलेस है, तो पानी कलरलेस नहीं, उसको हम कह सकते पानी क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया। और कलरलेस कहने का मतलब व्हाइट, यानी जिसका कोई कलर नहीं है, वहां पर किया जाएगा। ब्लैक, उसको कलर नहीं कहेंगे, तो यहाँ ये व्हाइट कलर। अब यहाँ कर है कि ये जो H2O है ये लिगेंड इसमें एब्सेंट है, ये लिगेंड के रूप में काम करता है। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड 5d ऑर्बिटल स्प्लिट्स अप इनटू 2 सेट ऑफ d ऑर्बिटल, और जब ये रहेंगे ही नहीं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ना तो यहाँ से वहां जाएगा और ना ही वहां से यहाँ आएगा, इसलिए कलरलेस होता है। ठीक है, अब इस बात को लिखवा देते हैं। लिखिए, एरो दे करके पॉइंट वाइज लिखते चलोगे। देखिए, मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, most of the coordination compound are colored. Most of the coordination compound are colored, and this is due to DD transition, and this is due to DD transition. This is due to DD transition. DD transition. Next point. The shifting of an electron. The shifting of an electron from one d orbital. The shifting of an electron from one d orbital to other d orbital is called DD transition. Is called DD transition. DD transition is called DD transition. Next point. When a visible light strikes on the surface of coordination compound,
some electron absorb some energy and shifted from lower set of d orbital to higher set of d orbital Next point. The splitting of d orbital only take place in the presence of ligand. And due to this reason CuSO4.5H2O is blue in color. CuSO4.5H2O is blue in color, and CuSO4 is colorless, because H2O act as a ligand, in the complex. Next point. If the d orbital of central metal is completely vacant, ब्रैकेट में लिख दोगे D0, completely vacant, ब्रैकेट में D0, ब्रैकेट क्लोज, और completely filled, बताओ ब्रैकेट में क्या लिखोगे? D chain, ब्रैकेट क्लोज. The complex would be colorless. And if the d orbital is partially filled, ब्रैकेट में लिखना D1 to D9, the complex will show complementary color. Complex will show complementary color. तो ये कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड था. यहाँ जो डिस्कस किए उसी को हम वहाँ पॉइंट में सारा पॉइंट जो है वो लिख पाते हैं. विजिबल लाइट कहने का मतलब ये जो व्हाइट लाइट जाएगा तभी तो हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. अगर लाइट रहेगा ही नहीं तो रिफ्लेक्ट कौन करेगा? तो कंपाउंड के पास में जैसे किसी भी सब्सटेंस को आप देखते हैं
तो खुले में रख रहे हैं तो इसका मतलब उस पर लाइट तो स्ट्राइक कर रहा है, आप हमें देख रहे हैं क्योंकि लाइट आ रहा है। अगर सोर्स ऑफ लाइट को ऑफ कर दिया जाए तो लाइट का सोर्स ही नहीं है तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, तो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है कि नाम उनका ब्लैक होल पड़ा क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग है कि वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट ही नहीं करने देता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। कई ऐसे फाइटर प्लेन बनाए जा रहे हैं या बनाए गए हैं जो रडार के नजर में नहीं आते, आपको नेकेड आई से दिखाई देगा कि हाँ तो ये सामने पहुंच गया, ठीक है, और वहां से मशीन पे जो बैठा हुआ आदमी बोले नहीं हमारे एरिया तो बिल्कुल सेफ है, रडार जो है कुछ नहीं दिखा रहा है, कोई प्लेन वगैरह नहीं इंटर किया है। तो रीजन ये है कि रडार रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को कैच करता है और ये मशीन एनालिसिस करता है कि किस स्पीड से वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, कितना उसका एरिया है, सरफेस एरिया कैसा है, शेप उसका कैसा है। यानी ये लगातार यहाँ से ये जो सेंड कर रहा है, डिश जो लगा हुआ है वो रडार सेंड कर रहा है, और जैसे ही कोई उसके एरिया में इंटर किया यहाँ से टकरा करके नीचे अर्थ पर आता है, उस जगह पर वो कैच करता है, इससे प्रोजेक्टाइल जुड़ा हुआ है, ये स्पीड काउंट कर लेता है कि किस स्पीड से आ रहा है, प्रोजेक्टाइल को उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन से कैलकुलेट करके वहां वो हिट करके गिराता है। अब ये काम क्या करता है, ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है। एक कुछ वैसे बनाए गए हैं कि जो रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करा दे दूसरे डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ नीचे नहीं, यहाँ से जाने के बाद स्लाइड कर जाए, तो जब ये स्लाइड करके ऐसे निकल जाएगा तो वो लौटेगा ही नहीं, तब उसको नहीं पता करेगा, यानी लौटेगा तभी वो दिखेगा आपको। जैसे आप टॉर्च जलाते हैं आकाश में, आपको कुछ दिखाई देता है नहीं, क्योंकि आपका लाइट लौट करके आ ही नहीं रहा है, वो सीधे चला गया, तो वैसे ही वो पार करके चला गया। या दूसरा ये काम करेगा कि उस रेडिएशंस को ही एब्जॉर्ब कर ले, और जब रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा तब इसको फिर भी यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये भी होता है कि कई बार देखने के लिए मिलता है कि कुछ एक फाइटर प्लेन जो बिल्कुल एडवांस फॉर्म में है तो वो रडार के नजदीक पकड़ में आएंगे ही नहीं आएंगे, ठीक है। कुछ बिल्कुल एकदम नजदीक से देखोगे मूवी वगैरह में, वहां पर बताता है कि बिल्कुल एकदम कम हाइट से रिस्क है लेकिन रडार से आप बच सकते हैं, क्योंकि रडार इस तरीके से मुंह फैला हुआ है, ठीक है, यानी कि उसका एरिया जो है वो ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ आकाश में उड़ रहे हैं तो जैसे ही यहाँ पर पहुंचे तो ये तो इस तरीके से वो दिखाई दे रहा है, तो यहीं से आपको पकड़ लिया। लेकिन अगर आप नीचे से जा रहे हैं तो यहाँ तक पहुंचेगा, तब तक तो उसको पकड़ में नहीं आएगा, जब यहाँ पहुंचेंगे तब न, तब तक तो आपके पास में सफिशिएंट टाइम है इसको डिस्ट्रॉय करने का, ठीक। लेकिन वहाँ नीचे जाने में रिस्क ये है कि आप बिल्डिंग से टकरा सकते हैं, पेड़ से टकरा सकते हैं, लेकिन वहां पर इस रडार के पकड़ से जो है बच सकते हैं आप, क्योंकि रडार जो ऊपर की तरफ में रहता है, नीचे वाला उसका जो है वो शेडेड एरिया हो गया वहां। खैर ये सब फिजिक्स वाले सर आपको ज्यादा बताएंगे तो उस वक्त में। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ में। लिखिए मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल। लिखिए इसमें the homoleptic complex, the homoleptic complex containing, the homoleptic complex containing carbonyl ligand, containing carbonyl ligand are called metal carbonyl, are called metal carbonyl, metal carbonyl। In metal carbonyl, the carbonyl ligand provide its lone pair electron, to central metal, for the formation of coordinate bond,
for the formation of coordinate bond. Coordinate bond. ब्रैकेट में लिखना सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड. And the central metal also provide its d electron to the carbonyl ligand for the formation of pi bond. For the formation of pi bond. For the formation of pi bond. This phenomenon is called back bonding. BACK, back bonding or synergic effect. Back bonding or synergic, SYNERGIC. Back bonding or synergic effect. And it provide a stability in the complexes. अब यहां पर समझना होगा बैक बॉन्डिंग टर्म आया है, ये क्या होता है, सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है वो, और इसे समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा क्लास 11th में चलना पड़ेगा, जहां हम लोग लिविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े थे कार्बन मोनोऑक्साइड पर. ध्यान से देखना, बोर्ड पर बताते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक वाले इसको समझ, शायद स्टार्टिंग में लिखवाए भी थे. वैसे कॉम्प्लेक्स जहां पर एक ही तरह का लिगेंड हो उन्हें होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और जहां 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड हो उन्हें हेट्रोलेप्टिक कहा जाता है. जैसे अगर हम लोग लिखते हैं COOX होल थ्राइस, तो सिर्फ OX है तो होमोलेप्टिक होगा, लेकिन वही अगर Cl2 भी है और OX भी है, एक से ज्यादा अलग अलग है, तो उन्हें हेट्रोलेप्टिक कहा जाता है. तो मेटल कार्बोनिल उन्हें कहा जाता है जो होमोलेप्टिक, और जहां कार्बोनिल लिगेंड यानी कि सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल लिगेंड होगा उन्हें हम लोग मेटल कार्बोनिल करते हैं. जैसे NiCO4, FeCO5, MnCO6, ये सभी जो है वो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है और मेटल कार्बोनिल. कार्बोनिल लिगेंड में बैक बॉन्डिंग क्यों बनता है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 2,4. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6. बताओ किसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? इसको 4 इलेक्ट्रॉन और इसको 2 इलेक्ट्रॉन. तो शेयरिंग किस पर डिपेंड करेगा? ऑक्सीजन पर. तो यहाँ कार्बन और इस जगह पर ऑक्सीजन डाल दी. ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग के लिए, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में रह गया. अब ये कार्बन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा, बाकी का इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास. इस ऑक्सीजन का देखो तो ऑक्टेट पूरा हो गया. कार्बन का देखिए तो ऑक्टेट पूरा होगा. 4 और 2 कितना हो गया? 6. इसके पास डिफिशियंसी है. तो फिर एक कंसेप्ट और याद करो, इफ वन एटम हैज डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर एटम हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन देम. तो यहाँ पर ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है. यानी इसी को अगर हम लोग अरेंज करके लिखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ डॉट है, ये डॉट है, ये ऑक्सीजन. कार्बन का 1 2 3 4. ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन. ये देखो इनका ऑक्टेट पूरा हो गया, इनका भी ऑक्टेट पूरा हो गया. अब इसको अगर हम लोग बॉन्ड से रिप्रेजेंट करें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से, और एक इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि ऑक्सीजन दिया है. तो यानी कि इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड में
ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें से दो म्यूचुअल शेयरिंग से बना है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, यानी कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से आया है। अब देखो इस कार्बन के पास में भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास में भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड उन्हें कहा जाता है जिनके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, जब कोई मेटल अप्रोच करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड को अप्रोच किया, इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इनके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन खरखाई दिखा करके इसको अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, हम दे रहे हैं, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अब बिल्कुल एकदम इत्मीनान से समझना बैक बॉन्डिंग का जरूरत क्यों पड़ा। कार्बन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, क्यों? बोला कि हमारे पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, हम देते हैं अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। अभी ऑक्सीजन को गुस्सा आएगा, बोला कि अभी थोड़ी देर पहले तो मेरा पूरा नहीं हो रहा था, ठीक है, तुम हमारे दया पर जो अपना ऑक्टेट पूरा किया है और अभी तुम दानी बन रहे हो, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से तुम्हारा जो है पूरा हुआ है, ठीक है, तुम्हारा तो पूरा नहीं हो रहा था। ऐसे ही आप सोचिए ना, अगर मान लिया कि आपसे कोई कर्जा लिया हुआ है, ठीक है, आप उसको कर्जा दिए हुए हैं, मांगते हैं आप अपना पैसा, तो बोलता है थोड़ा दे देंगे बाद में। सुनने के लिए आपको किसी से मिला, कोई पड़ोसी आकर के बोला ये फलना बाबू बहुत बढ़िया आदमी है, हमको पैसा का दिक्कत था, तो बोले कि आप आंख मूंद करके जब जरूरत पड़े तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आप लीजिए ना महाराज, क्या टेंशन लिए हुए हैं, ठीक है। अब आप सोचो आपके ऊपर में क्या बीतेगा, अरे ये तो पूरा अपना इंप्रेशन बनाए हुए, ठीक है, इसको अपने पैसा नहीं है, हम दिए हैं और उसी में से ही दानी बने हुए, आप तुरंत उसके घर में चले जाइएगा, फोन कीजिएगा, सुनिए ना मिश्रा जी, ठीक है, पैसा लौटाइए हमारा, यही होगा ना, आप मेरा पैसा जो है वो लौटाइए। तो कि नहीं अभी कहाँ से देंगे, तो कि वो हम नहीं जानते हैं, आप मोहल्ला में बांट रहे हैं ना, ठीक है, हमारा जरूरत है, हमारा लौटाइए, हमारा अपना मदद मत कीजिए लेकिन मेरा लौटाइए। तो ये ऑक्सीजन डिमांड करता है इससे, मेटल को इसने कॉपरेट किया है, मेटल बोलेगा काय परेशान है आप, ठीक है, तो बोलेगा देखिए ना हम तो लिए हुए थे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से और सब मेरा पूरा हुआ था और हम आपको दे दिए तो किसी आ गया, ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, अब तो हम अपने नहीं पूरा कर सकते हैं तो हम आपको कहाँ से देंगे। तो बोला कोई टेंशन काहे के लिए ले रहे हैं, हमारे डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है ना, हम अपना वाले इलेक्ट्रॉन आपको देते हैं, हमारे पास में तो इतना सारा पड़ा हुआ है, आप दिए तो हम अपना वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर दिए, लेकिन हमारे पास में भी इलेक्ट्रॉन है तो हम आपको देंगे, इनका इलेक्ट्रॉन लौटा दें, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास से भी कर गया तो भी इनके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इनका बॉन्ड क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो अगर दो कोवेलेंट बॉन्ड बना तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। अब अगर किसी जगह पर दो एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और कहीं पर दो एटम के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो गया इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ बोलता है कि इस बैक बॉन्डिंग और इस सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से मेटल कार्बोनिल के बीच का बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा मेटल अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, यानी कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही डबल बॉन्ड, ये रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, जब ये देगा तो फिर यहाँ पर सिंगल और जब ये लेगा तो फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर जाएगा, इसी को बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। समझ में आया, ये नोट कर लीजिए, ये जैसे लिखते हैं।
लिखिए इसके नीचे, फॉलोइंग्स आर some important metal carbonyl followings are some important metal carbonyl and their structure metal carbonyl and their structure metal carbonyl and their structure. देखना है यहां पर, जैसे एक है NiCO4, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इनका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी हम लोग पढ़े हैं, NiCO4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, तो इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यानी ये आ जाएगा CO 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 और ये भी CO. FeCO5 यहां पर आएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पिरामिडल Fe CO यहां पर CO और यहां OC क्यों लिखे हैं समझ में आ रहा है? कार्बन के साथ में जो है वो बॉन्ड बना रहा है, कोबाल्ट कार्बोनिल CO6, एक कोबाल्ट है, देख रहे हो O स्मॉल है, और ये कार्बोनिल लिगेंड, कौन सा ज्योमेट्री होगा इसका? ऑक्टाहेड्रल CO 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 यहां भी CO और ये CO. नोट कर लीजिए, इतना ये याद रहेगा. दो और दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, दो को मर्ज किया हुआ है बुक में, मन करेगा तो आप लिख लीजिए अलग.
नोट कर लिए? लिखे नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक है इसका। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, फॉलोइंग्स आर some important factors. Followings are some important factors on which the stability of a complex depends, on which the stability of a complex depends. लिखिए इसमें फर्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए इसमें, हायर इज द ऑक्सीडेशन नंबर, हायर इज द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर of central metal, higher would be the stability, higher would be the stability of the complex, would be the stability of the complex, stability of the complex। यानी कि दो अगर कॉम्प्लेक्स को कंपेयर करना पड़े, बोर्ड पर देखना, जैसे एक है K2 FeCN6, K2 नहीं K3 FeCN6, और दूसरा है K4 FeCN6, इन दोनों में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आएगा 1 × 3 प्लस एक्स प्लस -1 × 6 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया +3। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 1 × 4 प्लस एक्स प्लस -1 × 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा +2। यानी कि यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3+, और यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+। अभी बताया कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो बताओ फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। यानी कि स्टेबिलिटी को अगर हम लोग देखें, स्टेबिलिटी के अनुसार से, तो K3 FeCN6 it would be more stable in comparison to K4 FeCN6। नोट कीजिए इसको।
size of the central metal, size of the central metal, size of the central metal, लिखिए इसमें as the size of the central metal, as the size of the central metal, size of the central metal decreases, as the size of the central metal decreases, the stability of the complex, the stability of the complex increases, the stability of the complex increases, complex increases. जैसे यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स है, एक है COCN6 3- और दूसरा है CrCN6 3-। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर भी 3+ और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी 3+। अलग अलग रहता तो पता चल जाता कौन ज्यादा स्टेबल है। अब साइज की बात करेंगे, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल आप याद करो, हम लोग पढ़े थे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता जाता है। तो स्कैंडियम, इससे छोटा टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप बताओ, तो यहाँ दो हैं, एक कोबाल्ट है दूसरा क्रोमियम है, तो किनका साइज छोटा होगा, कोबाल्ट का। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज होता है, तो इसका मतलब कोबाल्ट का साइज छोटा है CO3+ का इन कंपेरिजन टू Cr3+। अब जिनका साइज छोटा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें स्टेबिलिटी पहले वाले का ज्यादा हो जाएगा, यानी COCN6 3- ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू CrCN6 का। फॉलो किए? 5 बजे TTS इसमें शिफ्ट करना है कि ऐसे ही क्लास करने? तो बताते तब ना, वहां भी डाटा भी चेंज करना, जैसे तुम्हारा इसमें आ नहीं रहा। अब दो और बाकी रह गया, इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर याद दिलाइएगा, उसको करेंगे हम लोग और केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, यानी कि अगले क्लास में केमिकल काइनेटिक्स शुरू हो जाएगा। 15-20 मिनट के करीब में, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा ये टॉपिक कंप्लीट करने में, उसके बाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।